हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। तो आज हम लोग जानेंगे हरित क्रांति के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हरित क्रांति, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं। तो हरित क्रांति भारत में कब लाई गई थी? 1960 के दशक में लाई गई थी। कब लाई गई थी? 1960 के दशक में। क्यों लाई गई थी? भारत में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका क्या है कि हरित क्रांति कब लाई गई थी? 1960 में लाई गई थी। भारत में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए लाया गया था। ठीक है, अगला चीज क्या दिया हुआ है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? हरित क्रांति लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो खाद्य संकट को समाप्त करना, यानी कि देश में जितना भी जो है भोजन की समस्या या अनाज खाद्यान्न की जो समस्या आ रही है, उस समस्या का क्या करना? निपटान करना और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का मतलब हो गया कि हम लोग क्या करेंगे, अन्य देशों से अनाज लेंगे नहीं, ना ही खरीदेंगे। अपने ही देश में इतना ज्यादा उपजा लेंगे कि हमें जो है हमारे देशवासियों को अनाज की कमी ना खटके। ठीक है, यह क्रांति मुख्यतः क्या क्या चीजों पर आधारित थी? नई किस्मों के बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई तकनीकों तथा आधुनिक कृषि उपकरणों के प्रयोग से जुड़ी हुई थी। तो ये चीज आपको याद रखना है कि हरित क्रांति जो है क्या क्या चीज पर बेस थी, यानी आधारित थी। तो पहला हो जाता नई किस्म के बीज, दूसरा हो जाता आपका रासायनिक उर्वरक, तीसरा हो जाता आपका कीटनाशक, चौथा सिंचाई और पांचवा क्या हो गया? आधुनिक कृषि उपकरण। ठीक है, अगला चीज क्या दिया हुआ है कि हरित क्रांति क्या हुआ था? जब 1960 में हरित क्रांति लाया गया था, तो हरित क्रांति के ही द्वारा क्या किया गया? भारतीय कृषि को एक नया दिशा मिला, एक नया मोड़ मिला और देश में खाद्यान्न का क्या हो गया, यानी अनाज का उत्पादन बहुत ज्यादा हुआ। इतना ज्यादा उत्पादन हुआ कि हम लोग क्या बन गए? आत्मनिर्भर बन गए। और साथ ही साथ हम लोगों को जो है कोई भी अनाज जो है अन्य देशों से खरीदना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका क्या था? इंट्रोडक्शन था। अब आगे चलते हैं कि शुरुआत कैसे हुआ था हरित क्रांति का, क्या कारण था जो हरित क्रांति लाया गया, शुरू किया गया। तो वही दिया हुआ आपका, हरित क्रांति की नींव भारत में 1960 के दशक के मध्य में पड़ी। तो हरित क्रांति भारत में कब लाई गई थी? 1960 के दशक में लाई गई थी। क्यों लाई गई थी? देश क्या हो रहा था उस टाइम में? खाद्य संकट से जूझ रहा था, यानी देश में अनाज का किल्लत हो गया था, अकाल पड़ गया था। तब जाके क्या लाया गया था? हरित क्रांति लाया गया था। 1947 में स्वतंत्रता के बाद भारत को गंभीर खाद्य संकट का सामना करना पड़ा। तो देखिए 1947 में हमारा भारत क्या हुआ था? आजाद हुआ था। और आजाद होने के साथ साथ क्या हो गया था? भारत का विभाजन भी हो गया था। विभाजन में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था भारत को, जिसके कारण यहाँ भारत में क्या हो गया था? खाद्य संकट आ रहा था। क्या आ रहा था? खाद्य संकट आ रहा था। और साथ ही साथ भारत में जो है जनसंख्या भी क्या हो रहा था? बढ़ते जा रहा था। जनसंख्या भी क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। और जो पुराने तकनीकों से या पारंपरिक कृषि तकनीकों से जो उत्पादन हो रहा था, वो उत्पादन इस तरीके से किया जा रहा था कि अनाज में बढ़ोतरी नहीं हो रहा था। जितना ज्यादा उत्पादित हो रहा था अनाज, वो सभी अनाज क्या हो जा रहे थे? जनसंख्या के सामने क्या हो जा रहे थे? कम पड़ जा रहे थे। ठीक है, तो इसलिए क्या किया गया 1960 के दशक में, यानी कि आप बोल सकते हो 1966-67 में क्या किया गया? आपका हरित क्रांति का शुरुआत किया गया। जब 1966-67 में भारत सरकार क्या करता है? कृषि वैज्ञानिक, कहाँ का कृषि वैज्ञानिक? अमेरिका का, है ना। तो याद रखिएगा 1966-67 में भारत सरकार क्या करते? अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग, याद रखिएगा नाम, नॉर्मन बोरलॉग के विकसित किए गए उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के बीजों को अपनाया। तो यानी यहाँ पे पहले में ही इंट्रोडक्शन में आपको बताए थे, नई किस्मों के बीजों का क्या किया गया था? चयन किया गया था। तो वो नई बीज कहाँ से लाया गया था? अमेरिका के जो कृषि वैज्ञानिक थे उन्हीं के द्वारा तैयार किया गया बीज था। नॉर्मन बोरलॉग जो थे अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक, वही गेहूं के क्या किए थे? उच्च उत्पादकता बीज को तैयार किए थे। और वही बीजों का चयन कौन करता है? हरित क्रांति में किया जाता है और उससे उत्पादन क्या होता है? बहुत ज्यादा बढ़ता है। आगे दिया हुआ भारतीय कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को इस क्रांति का जनक कहा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा कि भारतीय कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को क्या कहा जाता है?
हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही क्या किया था, उन्नत बीजों को क्या किया था, भारत में लोकप्रिय बनाया, किसानों को क्या किए थे, ट्रेनिंग दिए थे, प्रशिक्षित किए थे, और तकनीकी सहायता दी कि किस तरीके से हम लोग खेती बाड़ी करेंगे, सब चीज बताया, जिसके कारण उत्पादन क्या हो गया, बहुत ज्यादा मात्रा में हुआ। ठीक है, इसी कारण क्या करते हैं, MS स्वामीनाथन को क्या बोला जाता है, हरित क्रांति का जनक बोला जाता है। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है, इस क्रांति की शुरुआत कहां कहां हुई थी, ये भी पॉइंट याद रखने वाला है। इस क्रांति की शुरुआत पंजाब में, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ था, 3 क्षेत्र में हुआ था। तो याद रखिएगा, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही क्या हुआ था, हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। क्यों की गई थी इस जैसे क्षेत्रों में, यानी पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? इसका मुख्य वजह था, यहाँ क्या था, सिंचाई, भूमि की उर्वरता और बुनियादी जो ढांचा था वो और सब जगह के मुताबिक इन तीनों क्षेत्रों में क्या था, अच्छा खासा था। ठीक है, सिंचाई के भी साधन अच्छे थे, भूमि की उर्वरता शक्ति भी ठीक थी, और जो बुनियादी ढांचा होना चाहिए, आधारभूत ढांचा होना चाहिए, बेसिक नीड्स होना चाहिए खेती बाड़ी के लिए, वो सब भी क्या थे, अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा यहाँ पे क्या थे, अच्छे थे। इसी कारण इन क्षेत्रों में, कौन कौन से क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में क्या किया गया था, हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये है नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक जो कि उन्नत गेहूं के बीजों का क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं या बनाते हैं। और ये है डॉक्टर MS स्वामीनाथन, भारतीय कृषि वैज्ञानिक, जिनको कि क्या कहा जाता है, भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए कि हरित क्रांति की विशेषताएं। तो हरित क्रांति की क्या क्या विशेषताएं थी, तो पहला विशेषता आ जाता है उच्च उत्पादकता वाले बीजों का उपयोग। तो ये याद रखिएगा, हरित क्रांति में जो है, हरित क्रांति में कैसे बीजों का उपयोग किया गया था, उच्च उत्पादकता वाले बीजों का उपयोग किया गया था, यानी ऐसे बीज का चयन किया गया जो कि क्या करे, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या करे, उत्पादन को बढ़ाए। शॉर्ट्स में आप बोल सकते हो HYV सीड्स का यूज किया गया था। कौन से सीड्स का, HYV सीड्स का। HYV सीड्स कहने का मतलब हो जाता है हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। हाई यील्ड वैरायटी सीड्स वही हो गया उच्च उत्पादकता वाले बीज। तो देखिए आगे दिया हुआ है, हरित क्रांति के तहत गेहूं, धान आदि फसलों के लिए विशेष उन्नत बीजों का क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था, जिससे उत्पादन क्या हुआ था, कई गुना बढ़ गया था। तो पहली विशेषता हो गई कि कैसे बीजों का चयन किया गया, उच्च उत्पादकता वाले बीजों का चयन किया गया। ठीक है, आगे दिया हुआ है, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग किया गया। पहले रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया जाता था, जिसके कारण क्या होता था, जो भी फसल लगाते थे उसका एक तो उत्पादन कम होता था, और साथ ही साथ जो उत्पादन हो भी रहा है उसमें भी कीटनाशक कीड़े मकोड़े लग जाते थे, जो कि क्या करते थे, फसलों को खाकर नष्ट कर देते थे। तो इसलिए क्या चीज का उपयोग किया गया, रासायनिक उर्वरक जो कि उत्पादकता को बढ़ाते हैं, NPK, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, है ना। तो खेती बाड़ी में NPK का ज्यादा यूज होता है, कौन कौन से, नाइट्रोजन, P से हो गया फास्फोरस, K से हो गया पोटेशियम। तो ये तीनों का उपयोग ज्यादा होता है, जो कि फसलों को उत्पादित करने के लिए, या आप बोल सकते हो अनाज उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। तो इन सभी चीजों का उपयोग किया गया। और कीड़ों से बचाने के लिए क्या चीज का उपयोग किया गया, कीटनाशकों का उपयोग किया गया, जिससे गुणवत्ता और मात्रा में क्या हो गया, फसलों की गुणवत्ता और मात्रा में क्या हो गया, वृद्धि हुआ। तो वही लिखा हुआ है, पारंपरिक जैविक खादों के स्थान पर रासायनिक खादों और कीटनाशकों का क्या किया गया, इस्तेमाल बढ़ा, जिससे फसलों की क्या हुई, गुणवत्ता और मात्रा दोनों में वृद्धि होती है। ठीक है, आगे देखते हैं सिंचाई प्रणालियों का विकास। ठीक है, तो अगला दिया हुआ है सिंचाई प्रणालियों का विकास। नहरों, ट्यूबवेल्स और पंप सेटों के माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया, इससे वर्षा पर निर्भरता कम हुई। पहले क्या होता था, लोग क्या करते थे, अधिकतर लोग वर्षा पर निर्भर करते थे कि बारिश होगी तो फसलों की सिंचाई नेचर के द्वारा यानी प्राकृतिक रूप से होगी। लेकिन उसमें क्या होता था, समय के अकॉर्डिंग जब फसलों को सिंचाई की जरूरत होती थी उस टाइम में बारिश नहीं आया तो सभी फसल क्या हो जाते थे, खराब हो जाते थे या सूख जाते थे, जिससे उत्पादकता क्या हो जाती थी, घट जाती थी। इसलिए क्या चीज का उपयोग किया गया, नहर का उपयोग किया गया, ट्यूबवेल्स का उपयोग किया गया, पंप सेटों का उपयोग किया गया, ताकि जब पौधों को या फसलों को
सिंचाई की आवश्यकता होगी, तब इन सभी माध्यमों से उसको क्या किया जाए, पानी अच्छे से दिया जाए और उत्पादक क्या हो, बढ़े। जैसे बगल में आप देख सकते हो ये स्प्रिंकलर है, छिड़काव तंत्र है, जिसे पानी क्या होता है, छिड़काव के माध्यम से पूरे फसल को क्या करता है, पानी या सिंचाई करता है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट क्या हो गया आपका, सिंचाई प्रणालियों का क्या किया गया, विकास किया गया। ठीक है, अगला दिया हुआ क्या, कृषि यंत्रीकरण। कृषि यंत्रीकरण जैसे ट्रैक्टर हो गया, हार्वेस्टर हो गया, थ्रेशर हो गया, आदि आधुनिक कृषि उपकरणों का क्या बढ़ा, प्रयोग बढ़ा, जिससे मेहनत और समय की बचत हुई। तो कॉमन बात है कि यदि फसल ज्यादा मात्रा में उत्पादित हो रहा है तो उतने आदमी लगेंगे, तो आदमी ज्यादा लगेंगे तो समय भी ज्यादा लगेगा, साथ ही साथ लागत भी, यानी रुपया पैसा भी लेबर सब चलाने में ज्यादा लगेगा। तो उससे उत्पादकता या किसान क्या करेंगे, एक तो उत्पादकता बढ़ेगी तो ठीक है, और साथ ही साथ मुनाफा भी तो चाहिए, मुनाफा नहीं हो रहा था। तो उस कंडीशन में कृषि यंत्रीकरण यानी कि खेती बाड़ी में जो मशीन सब उपयोग होता है, उन सब मशीनों का क्या किया, जोर शोर से प्रयोग किया गया, जिससे कि क्या हो गया, आप किसानों का समय भी बच गया, लागत भी कम लगा, मेहनत भी कम हुआ और पैसा भी आया, और साथ ही साथ उत्पादन भी बढ़ा। तो चौथा पॉइंट क्या हो जाता है आपका, कृषि यंत्रीकरण। ठीक है, अगला दिया हुआ है क्या, सरकारी समर्थन। तो सरकारों के द्वारा भी क्या किया गया था, किसानों को समर्थन दिया गया था। सरकार ने उर्वरक सब्सिडी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी, क्रेडिट सुविधा और कृषि प्रशिक्षण का कार्यक्रम जैसे उपायों से किसानों को प्रोत्साहित किया। यानी किसानों को खेती बाड़ी करने के लिए सरकार भी क्या किए थे, प्रोत्साहित किए कि आपको क्या, आप यदि उर्वरक खरीदते हो तो उस पर आपको सब्सिडी मिलेगा, एमएसपी दिया जाएगा आपके अनाजों पर, आपको मत मान के चलिए कि कोई यंत्र खरीदना है, ट्रैक्टर हुआ या आपका हार्वेस्टर हुआ, ये सब खरीदना है या बीज खरीदना है, पैसा नहीं है तो उसके लिए आपको क्रेडिट सुविधा दी जाएगी। साथ ही साथ आपको क्या दिया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा कि कैसे खेती बाड़ी अच्छे से करे, किस तरीके से, किस विधि से करे कि उत्पादकता क्या हो, बढ़े। तो इस तरीके से ये भी किसकी विशेषता है, हरित क्रांति की विशेषता है, जो कि सरकारी समर्थन है। ठीक है, आगे दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है कि 6 नंबर में फसल विविधीकरण नहीं। ठीक है, फसल विविधीकरण कहने का मतलब हो गया, हरित क्रांति में मुख्य 2-3 फसलों को क्या किया गया था, केंद्र माना गया था, ज्यादा फसलों को उपजाया नहीं गया। जैसे कि हरित क्रांति में मुख्य रूप से गेहूं और चावल, ठीक है, तो ज्यादातर गेहूं और चावल का ही क्या किया गया, उत्पादन किया गया, और सभी अन्य सभी फसलों का उत्पादन नहीं किया गया, जिससे कि फसल विविधता क्या हो गई, कम हो गई। अन्य फसलों का उत्पादन क्या हुआ, कम हुआ, और गेहूं और चावल का उत्पादन क्या हुआ, अधिक मात्रा में हुआ। ठीक है, तो ये सभी विशेषताएं किसकी है, हरित क्रांति की विशेषता है। अब आगे हम लोग देखेंगे क्या, हरित क्रांति के लाभ, इससे क्या क्या लाभ हुआ। तो पहला लाभ हो जाता है क्या, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि। पहला लाभ हमको क्या हो गया कि जो अनाज था वो अनाज में क्या हो गया, बहुत ज्यादा उसके उत्पादन में वृद्धि हो गया। कुछ ही वर्षों में क्या हो गया, 2 गुना उत्पादन होना शुरू हो गया, और खाद्यान्न आयात पर क्या हो गया, भारत निर्भर हो गया, अपना मतलब सॉरी अपने आप पर निर्भर हो गया, आत्मनिर्भर हो गया, अन्य देशों पर निर्भर क्या हो रहा, निर्भर रहना क्या कर दिया, छोड़ दिया, और खुद पर निर्भर हो गया। ठीक है, तो पहला लाभ क्या हो गया, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुआ। ठीक है, दूसरा क्या हो जाता है, भूखमरी में कमी। दूसरा क्या हो गया, भूखमरी में कमी, यानी 1960 के दशक में भूखमरी की स्थिति गंभीर थी। हरित क्रांति के बाद देश में क्या होने लगा, भोजन की उपलब्धता बढ़ी, जिससे भूखमरी और कुपोषण में कमी आई। तो 1960 के पहले अनाज ही उत्पादित नहीं हो रहा था, अनाज ही ज्यादा मात्रा में नहीं था, तो लोगों के पास अनाज नहीं पहुंच पा रहा था, जिससे लोग क्या हो जा रहे थे, भूखे रह रहे थे, भूखमरी जैसी स्थिति आ गई थी। तो जब हरित क्रांति आया तो सभी लोगों तक कम दामों पर, कम मूल्यों पर क्या पहुंचा, अनाज पहुंचा, और सभी लोग खाकर क्या हो गए, भूखमरी जैसी स्थिति को क्या किए, खत्म किए। ठीक है, तीसरा दिया हुआ है क्या आपका, कृषि क्षेत्र में रोजगार। तो अब देखिए कि कृषि क्षेत्र में लोगों को भी क्या मिला, रोजगार मिला, कि खेती बाड़ी करना है, ज्यादा से ज्यादा क्या किया जा रहा है, उत्पादन को बढ़ाना है। तो उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, नई तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। तो नई तकनीक को चलाने के लिए क्या क्या चीज का जरूरत पड़ता है, आदमियों का जरूरत पड़ता है। तो आदमियों के जब जरूरत पड़ता है तो उनमें ग्रामीण लोगों को, ग्रामीण गांव के जो निवासी लोग थे, उनको रोजगार का भी क्या मिलने लगा,
अवसर मिलने लगा। तो लोग क्या मिले, लोगों को अवसर मिला, तो लोगों को आय का एक स्रोत निकल के आया। ठीक है, तो ये भी हरित क्रांति का एक क्या है, लाभ है कि कृषि क्षेत्र में लोगों को क्या मिलने लगा, रोजगार मिलने लगा। ठीक है, अगला दिया हुआ है क्या, आर्थिक विकास को प्रोत्साहन। तो हरित क्रांति ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति दी, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ी और देश की अर्थव्यवस्था को बल मिला। ये भी बात सही है, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उत्पादन बढ़ा तो उससे फायदा भी किसानों को ज्यादा मिलने लगा। जब किसानों को ज्यादा फायदा मिलने लगा तो वो वहां का, उस देश का अर्थव्यवस्था धीरे धीरे क्या होने लगा, बढ़ने लगा। तो अर्थव्यवस्था भी धीरे धीरे देश का क्या होने लगा, ऊपर की ओर बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये भी क्या है, आपका आर्थिक विकास का प्रोत्साहन हो गया। आगे देखते हैं क्या, निर्यात में वृद्धि। ठीक है, खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के बाद जब आपका क्या होने लगा, खाद्यान्न उत्पादन, अनाज के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर हो गया, किसी अन्य देशों से खरीद नहीं करने लगा अनाज का, तब ये क्या करने लगता है, जब अपना देश को भुखमरी जैसी समस्याओं से बचा लिया, तब जो बाकी बचा हुआ अनाज सब था, वो अनाज अन्य देशों को भी क्या करने लगा, निर्यात करने लगा। और निर्यात करके क्या करने लगा, बेचना शुरू किया और विदेशी मुद्रा प्राप्त करने लगा। और विदेशी मुद्रा प्राप्त करने से क्या होने लगा, इसका जो जीडीपी है भारत देश का, वो जीडीपी भी धीरे धीरे क्या होने लगा, बढ़ने लगा। ठीक है, तो ये भी क्या था, हरित क्रांति का लाभ था। ठीक है, अगला क्या दिया हुआ है, हानि भी था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाभ ही था, हरित क्रांति का कुछ हानि भी था। तो पहला हानि हो गया क्या, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया गया। क्या चीज क्या किया गया, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, जैसे कि अत्यधिक सिंचाई किया गया, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का अंधाधुंध क्या किया गया, प्रयोग किया गया। तो अत्यधिक सिंचाई करने से, उर्वरक का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करने से, कीटनाशक का प्रयोग करने से मिट्टी की उर्वरता क्या होने लगी, घटने लगी। कुछ समय के लिए तो मिट्टी में उर्वरता बढ़ी, जिससे फसल उत्पादन अच्छा खासा हुआ, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग, लंबे समय के लिए मिट्टी की उर्वरता नहीं बनी रही, मिट्टी की उर्वरता धीरे धीरे घटने लगी। और साथ ही साथ जो भूमि का जल स्तर था, वो भूमि का जल स्तर भी क्या होने लगा, गिरने लगा। तो ये पहला चीज हो गया कि हानि, प्राकृतिक संसाधनों का क्या किया गया, दोहन किया गया, जिससे कि उर्वरता भी घटी और जल स्तर भी क्या हो गया, नीचे चले गया। ठीक है, अगला दिया क्या, पारिस्थितिक असंतुलन। कीटनाशक के प्रयोग से पर्यावरण को हानि पहुंचने लगा, जैसे जैव विविधता कम हो गई, कई जो है पक्षियों और कीटों का प्रजातियां क्या हो गया, प्रभावित हो गया। बहुत सारे कीट और पक्षी सब जो है वो क्या होने लगे, मरना शुरू कर दिए, या उनकी जो है स्थिति क्या होने लगी, धीरे धीरे घटने लगी। तो ऐसा सब क्यों हुआ, क्योंकि जो खाद था, मिट्टी था, वो सब मिट्टी सब क्या होने लगा, धीरे धीरे दूषित होना शुरू हो गया। जो अनाज बन रहा है, वो अनाज भी क्या होने लगा कि उन पशु या पक्षियों के लिए सुविधाजनक या लाभकारी नहीं हुआ, हानिकारक हुआ, जिससे उसका जीवन क्या होने लगा, खत्म होने लगा। ठीक है, और साथ ही साथ पर्यावरण भी धीरे धीरे क्या होने लगा, खराब होना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये भी हरित क्रांति का क्या, हानि ही है। अगला क्या है, क्षेत्रीय विषमता। क्षेत्रीय विषमता कहने का मतलब हो गया कि हरित क्रांति का लाभ मुख्य रूप से 3 ही जगह पहुंचा, पंजाब में, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। यानी पंजाब के किसानों को अच्छा खासा लाभ हुआ, हरियाणा के किसानों को हुआ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को और वहां के लोगों को अच्छा खासा लाभ हुआ, रोजगार मिला। लेकिन अन्य क्षेत्रों में देखा जाए, जैसे पूर्वी भारत में देख लीजिए, बुंदेलखंड में, विदर्भ जैसे क्षेत्रों में देखेंगे तो वहां पे इन सभी का लाभ क्या हुआ, नहीं मिला, जिससे कि एक क्या मिला, क्षेत्रीय असमानता बढ़ गया। क्षेत्रीय असमानता कहने का मतलब कहीं पे अच्छा खासा लाभ मिल रहा और कहीं पे भुखमरी या लाभ मिल ही नहीं रहा, ऐसी समस्या चलने लगा। ठीक है, भुखमरी नहीं बोलेंगे, लाभ नहीं मिल रहा, भुखमरी वाला तो कहानी खत्म हो गया था। ठीक है, चौथा दिया है क्या, किसानों में आर्थिक असमानता। अब ये हरित क्रांति जो लाया गया था, इसमें किसानों की क्या हो गई, आर्थिक असमानता फैला। कैसे, क्योंकि जो है, जो बड़े किसान थे उनको तकनीक आसानी से वो खरीद सकते थे, हाई यील्ड वैरायटी के जो बीज आते थे, सीड्स आते थे, वो भी आसानी से उन लोगों को उपलब्ध हो जाता था, उर्वरक तक पहुंच आसान था। लेकिन छोटे किसान का बात किया जाए तो वो सब किसान क्या मिले, उनको ना तकनीक मिला, ना बीज मिला अच्छा, और ना ही उर्वरक तक पहुंच पाया, जिससे कि उनका जो समाज में जो है आर्थिक विषमता क्या दिया हुआ,
विषमता, ठीक है, आर्थिक विषमता क्या होने लगा, उन लोगों का बढ़ने लगा। यानी समाज में जो है बड़े किसान और भी बड़े होते चले गए और छोटे किसान और क्या होने लगे, धीरे धीरे पिछड़ना शुरू हो गए। ठीक है, तो ये सभी क्या है आपका हरित क्रांति की हानियां है। ठीक है, अगला क्या है, मोनोकल्चर की प्रवृत्ति। तो हरित क्रांति में अगला क्या आ जाता है, मोनोकल्चर की प्रवृत्ति। कि मोनोकल्चर किसको कहते हैं, जिसमें कि कुछ ही फसलों को क्या किया जा रहा है, बार बार रिपीट करके उगाया जा रहा है, अन्य फसलों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जैसे कि गेहूं और चावल को अधिक मात्रा में क्या किया गया, खेती किया गया। हरित क्रांति में गेहूं और चावल का अधिक उत्पादन किया गया, जिससे कि खाद्य विविधता और पोषण स्तर क्या हो गया, प्रतिकूल हो गया। यानी कि खाद्य विविधता कहने का मतलब लोगों को अलग अलग चीज खाने का क्या होगा, अलग अलग चीज खाने के लिए जो है अनाज नहीं मिलने लगे, सिर्फ वही गेहूं और चावल, गेहूं और चावल। ठीक है, जिससे कि गेहूं और चावल से मिलने वाले जो पोषक तत्व थे वो तो मिल गया, और अन्य चीजों का जैसे दाल हो गया, ठीक है, और अन्य प्रोटीन सोर्स सब जो हो गए, उन सभी चीजों से मिलने वाले जो भी पोषक तत्व थे, उन सभी पोषक तत्व से लोग क्या होने लगे, वंचित होने लगे, जिनसे कि पोषण स्तर भी क्या हो जाता है, प्रभावित होता है। तो ये हो गया कि हरित क्रांति का ये हानि हो जाता है कि मोनोकल्चर की प्रवृत्ति क्या हो जाती है, बढ़ गई थी उस टाइम में। ठीक है, अगला क्या है, स्वास्थ्य पर प्रभाव। तो रसायनों के अत्यधिक उपयोग से उपजाए गए खाद्यान्नों में रासायनिक अवशेष पाए गए, जिससे मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर हुआ। यह भी बात सही है कि हरित क्रांति का यह भी एक प्रभाव है कि पहले जो जैविक माध्यम से उगाया जाता था, ऑर्गेनिक फार्मिंग किया जाता था, उसमें भले ही उत्पादन कम होता था, लेकिन जो फसल उपज कर आते थे, उत्पादित होकर आते थे, उनका प्रयोग करने से क्या होता था, लोग बहुत अच्छे स्वस्थ रहते थे और उनकी हड्डियां मजबूत हुआ करती थी। और साथ ही साथ क्या होता था, साथ ही साथ क्या होता था, उन लोगों का जो जीवन काल होता था वो भी लंबा होता था। लेकिन अब क्या होने लगा, रासायनिक सबका प्रयोग करने से उन लोगों का जीवन काल भी घटने लगा, साथ साथ स्वास्थ्य भी धीरे धीरे क्या होने लगा, बिगड़ने लगा। ठीक है,